दर्द का रिश्ता होता है। अब सिर्फ एक सच्चाई पूर्णिमा से छिपी हुई कि उसकी दादी माँ हमारे घर में। पता नहीं अब ये सच्चाई कब तक छुपी रह पाई। नहीं बेटा, इस सच्चाई के सामने आने का अभी वक्त नहीं हुआ है। खुद को बनाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता और अपने हाथों से मैं किसी दूसरे का बिगाड़ना नहीं चाहता। इसीलिए तो केदारनाथ अपनी खुशियों को जलता हुआ देख रहे हो। हाँ पापा, और यहाँ तो इल्जामों का सिलसिला निकल पड़ा है। और चाचा ना जाने किस धोखे की बात कर रहे हैं। आप भी तो हमें नहीं बताते कि केदार भैया किस धोखे की बात कर रहे हैं। श्रावणी, मेरे पास अगर इन बातों का जवाब होता तो मैं तुम्हें जरूर देता। मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। बेटे, तुम ये कह रहे हो ना कि केदार की बातें तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन मैं सिर्फ अपने छोटे भाई की बात ही नहीं, सिर्फ उसके सवाल ही नहीं, बल्कि अपनी पत्नी और अपने बच्चों के सवालों से खुद जूझ रहा हूं। श्रावणी, तुम और पूर्णिमा के अपने अपने सवाल, लेकिन मजबूरी तो इस बात की है कि मेरे पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं। पापा कुछ कहना और बताना नहीं चाहते, और हम बिना बताए समझ नहीं सकते कि क्या बात है। तुम्हारे पापा अपने भाई से ही नहीं बल्कि अपने बच्चों से भी दुखी हैं। पूर्णिमा के सवाल आज भी वैसे ही कायम है। आप पूर्णिमा को समझाइए ना, समझाइए कि वो आके पापा से माफी मांगे। और आपको तो पता है ना माँ कि मैंने कभी भी पापा के सामने कोई सवाल नहीं खड़ा। आप पूर्णिमा से बात करो ना प्लीज। तुम सबके आगे हाथ जोड़ता हूँ। जब से मैं अपनी माँ का अंतिम क्रियाकर्म करके आया हूँ, एक पल के लिए भी उन्हें भूल नहीं पाया। मैं उन्हें भूलने की कोशिश करना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोग कदम कदम पर मुझे याद दिला रहे। बेटा हूं मैं उनका, पैदा किया उन्होंने मुझे। उनके जाने का दर्द मुझसे ज्यादा किसको होगा? पापा, दरअसल मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। कल एनजीओ की तरफ से हमारे ग्रुप के तमाम लड़के लड़कियां गंगा सफाई अभियान के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। उसी में मेरा सिलेक्शन भी हुआ है। नहीं, तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत है? मैं अभी वहां से लौट कर आ रहा हूँ। बहुत ठंड है वहां, मत जाओ। मेरे पापा दादी माँ के साथ थे और दादी माँ के साथ एक हादसा हो गया था। वो दोनों आपके होटल में ही ठहरे थे। मिस्टर अमरनाथ शर्मा हमारे होटल में ठहरे जरूर थे, लेकिन वो अकेले थे, उनके साथ कोई नहीं था। एक तरफ तुम अपने सवालों को लेकर नाराज बैठी हो और दूसरी तरफ वैभव जो इस बात से नाराज बैठा हुआ है कि उसे अपनी खुद की नई ट्रैवलिंग एजेंसी लॉन्च करनी है, जिसमें उसके पापा उसकी मदद नहीं कर सकते। दोनों की अपनी अपनी सोच है, लेकिन तुम दोनों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि तुम्हारे पापा कितने दुखी हैं।
परेशान है वो। कंपनी की नीलामी का नोटिस आ चुका है और तुम लोग उन्हें एक बार भी तसल्ली नहीं दे सकते। दोनों अपनी अपनी बात को लेकर अड़े हुए हो। उनसे बात करते, उनको दिलासा देते, कितना अच्छा लगता उन्हें। औलाद का कोई फर्ज नहीं होता क्या? हम अपना औलाद होने का फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन पापा ने जो औलाद होने का फर्ज निभाया वो जानकर कोई यकीन नहीं कर सकता। आप भी यकीन नहीं करेंगी माँ। और इस घर पे जो मुसीबतें टूटी है ना, वो किसी और के नहीं, पापा के कर्मों का फल है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अपने पापा के बारे में इस तरह बात करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ माँ, अब शर्म आती है ये सोचकर कि वो मेरे पापा है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। तुम भूल गई हो कि वो तुम्हारे पापा हैं, मालिक हैं इस घर के। इस घर की जिम्मेदारी है उनके कंधों पर। तुम्हारा जो ये वजूद है ना, ये भी उन्हीं की वजह से। अगर आज वो नहीं होते तो तुम इस दुनिया में नहीं होती। यही तो मैं कहना चाहती हूँ माँ, कि अगर दादी माँ नहीं होती तो पापा भी शायद इस दुनिया में नहीं होते। और जिस दादी माँ की वजह से पापा इस दुनिया में है, पापा ने उन्हीं को मारने की साजिश की। जुबान को लगाम दो पूर्णिमा, अच्छा नहीं होगा वरना। आप चाहे मुझे जान से मार डालिए माँ, लेकिन आज आपको सच सुनना होगा। आपको सुनना होगा कि दादी माँ के साथ क्या हुआ था। आपको सुनना होगा कि मेरे सवालों का मतलब क्या था, मेरे सवालों की सच्चाई क्या है। आपको सुनना होगा माँ। आपको सुनना होगा कि पापा ने दादी माँ की मौत की खबर हमें क्यों नहीं दी। आपको सच सुनना होगा कि वह हरिद्वार में दादी माँ की मौत की साजिश कैसे की गई थी। चुप हो जाओ दीदी, कुछ मत कहो प्लीज। खुशबू, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता है। किसी और को नहीं, लेकिन माँ को इस सच्चाई का पता लगना चाहिए कि पापा ने जानबूझकर दादी माँ को घाट पे मरने के लिए छोड़ दिया था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये सच नहीं हो सकता। यही सच है बड़ी माँ, और इस सच को कोई झुठला नहीं सकता। मैं ये बात किसी के सामने नहीं लाना चाहती थी, पर आज दीदी ने अगर बात आपके सामने खोल दी है तो मैं बताती हूँ आपको। दादी माँ को मारने की साजिश में सिर्फ बड़े पापा ही नहीं, मेरे पापा भी शामिल थे। दादी माँ को वहां पिंडदान के लिए इसलिए ले जाया गया था ताकि उन्हें ठंड की रात में घाट पे छोड़ दिया जाए और ठंड लगने से उनकी मौत हो जाए, ताकि बड़े पापा, मेरे पापा, दोनों में से किसी पे शक ना आए। झूठ है सब। तुम लोगों को किसने गलत खबर दी है? नहीं बड़ी माँ, ये झूठी खबर नहीं है। मैंने खुद अपने कानों से और पापा के मुंह से सुना है। कैसे हो सकता है ये कैसे हो सकता है पूर्णिमा? एक बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? यही तो हैरानी की बात है माँ।
कि एक बेटा अपनी माँ की मौत के बारे में ये नहीं सोचता, लेकिन यहाँ 2 बेटे हैं जिन्होंने अपने माँ को मौत के मुंह में ढकेलने के लिए सोचा। मैं यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ। आपको मानना होगा माँ, जहाँ स्वार्थ इस तरह हावी हो जाए, वहां रिश्ते इसी तरह शर्मिंदा होकर रह जाते। उन 40 एकड़ जमीन को बेचने की लालच में चाचा और पापा ने दादी माँ के साथ ये सलूक किया। आप उन्हें अपना पति मानती है, मैं उन्हें अपना पिता मानती हूँ, लेकिन ऐसे बेटे से क्या उम्मीद करे जो अपनी माँ का बेटा ही ना हो सका। क्या बात है माँ, आप रो क्यों रही हैं? बेटा कोई बात नहीं है। कुछ तो बात है माँ। और पापा कहाँ हैं? वो बाहर लॉन में बैठे, वहीं जाके मिल लो। मैं पापा से मिलने नहीं आया था, मैं तो आपसे बात करने आया था माँ। चाचा और पापा के बीच में क्या चल रहा है ये मुझे अब तक समझ में नहीं आया। सोचा था मेरे ट्रैवल एजेंसी लॉन्च करने पर पापा मेरी मदद नहीं कर पा रहे तो क्या हुआ, कम से कम ये खबर सुनकर वो खुश तो होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। घर का माहौल ही ऐसा है बेटा, तुम जो करना चाहते हो करो, तुम्हें तो कोई नहीं रोक रहा ना। मेरे ट्रैवल एजेंसी लॉन्च करने के नाम पर सबका चेहरा कैसे उतरा हुआ था। सब लोग ऐसी नजरों से देख रहे थे जैसे ऐसा कर कर मैं कोई बहुत बड़ा गुनाह कर रहा हूं। मेरी समझ में नहीं आया ऐसा क्यों, लेकिन अब जो बात मुझे पता लगी उससे काफी हद तक ये बात मुझे समझ में आने लगी है माँ। क्या बात पता लगी? मुझे बात ये पता लगी है माँ कि सब लोग समझते हैं कि ये ट्रैवल एजेंसी मैं पापा के दिए हुए पैसे से खोलने जा रहा हूँ। पर उनके पास इतने पैसे कहाँ हैं? घर में किस तरह का तूफान उठा हुआ है ये बात अब तक आप समझ नहीं पाई माँ। दरअसल चाचा और चाची ये समझते हैं कि दादी माँ को पापा हरिद्वार लेकर गए थे और इसीलिए वही मौका पाकर दादी माँ की सारी जमीन वो किसी और के नाम ट्रांसफर करवा दी ताकि वो जमीन पापा को मिल सके और उन्हें उस जायदाद में चाचा के साथ बंटवारा न करना पड़े। नहीं बेटा, ये सच नहीं है। लेकिन माँ, जो बात सामने खुलकर आ रही है वो यही है। और चाचा और पापा के बीच टकराव की वजह भी यही, और इसीलिए चाचा पापा पर इल्जाम लगा रहे हैं। जिसे जो इल्जाम लगाना है लगाने दो बेटा, ये सच नहीं है, ये हम जानते हैं। ये हम लोग जानते हैं माँ, लेकिन पापा का दादी माँ को हरिद्वार ले जाना और वहां से लौटकर ये कहना कि दादी माँ नहीं रही, इसी के बीच सारा मामला उलझा। हाँ बेटा, माँ जी की मौत को लेकर तो सवाल बहुत उठे हुए हैं। और आप भी यही कहते रही माँ कि दादी माँ के पास ऐसा मौका था ही नहीं कि वो जमीन किसी और के नाम ट्रांसफर कर सके। और सच भी यही है, दादी माँ के स्वर्गवास के कई दिनों के बाद वो जमीन किसी और के नाम ट्रांसफर। अब सवाल ये है माँ कि दादी माँ मरकर तो वो जमीन किसी को दे नहीं सकती। पूर्णिमा ने ये लिखा है कि कितना अजीब लगता है जब हम किसी की जीते जी उसे मरा हुआ समझ लेते हैं। दर्द का रिश्ता होता है। और पूर्णिमा ने जो पापा के सामने सवाल खड़े किए थे वो भी आपको याद होंगे। पापा ने पूर्णिमा के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया
और पूर्णिमा ने यह बात साबित किया कि पापा ने दादी माँ की मौत के बारे में जो कुछ भी बताया था, वो सब गलत था। और पापा किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाए थे। हाँ तो? और उन सवालों ने पापा को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया माँ, कि आखिर पापा झूठ क्यों बोल रहे हैं, और अगर सच बोल रहे हैं तो वो साबित क्यों नहीं कर पा रहे। और अब तो एक बात सामने और आ रही माँ, कि वो जमीन अपने नाम लिखवाने के लिए कहीं पापा ही तो दादी माँ की मौत के जिम्मेदार नहीं है। पापा पे लगने वाले इल्जाम मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता माँ। और अब तो मुझे भी लगने लगा है कि जो सवाल उठे हैं उसका जवाब मुझे ही ढूंढना होगा। किसकी तस्वीर है? पूर्णिमा की? दिखाता हूँ दादी माँ। मुझे मालूम है कि आपको पूर्णिमा को देखकर बहुत खुशी होती है। क्या कर, मिलना तो होगा ही, तस्वीर देखकर ही खुश हूँ। ऐसा क्यों कह रही है दादी माँ? मुझे विश्वास है एक ना एक दिन पूर्णिमा से आपकी मुलाकात जरूर होगी। मुझे खुश करने के लिए कह रहा है तू? अरे नहीं नहीं दादी माँ, मैं सच कह रहा हूँ, और मैं वही कह रहा हूँ जो मैं समझ रहा हूँ। ये देखिए, ये रही आपकी पूर्णिमा। कुछ लिखा नहीं? लिखा है दादी माँ। पूर्णिमा ने ये लिखा है कि कितना अजीब लगता है जब हम किसी की जीते जी उसे मरा हुआ समझ लेते हैं, वो भी उसे जो हमारे दिल के करीब, बेहद करीब होता है। शायद इस दर्द को कोई और महसूस नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस दर्द को महसूस कर रही हूं। आंखों में सपने भी इसी बात को लेकर है, और इंतजार भी है कि काश कहीं से वो नजर आ जाए, काश कहीं से वो सामने आ जाए। कब खत्म होगा ये इंतजार? ये किसके लिए लिखा है? दादी माँ, आपके बारे में लिखा। मैंने आपसे कहा था, मुझे लगता है बहुत जल्द पूर्णिमा आपके करीब, आपके सामने होगी। बस देखिए वो वक्त कब आता है। क्या मिल गया दीदी आपको घर में ये सारी बातें बताकर? छुपा के भी क्या मिल जाता खुशबू? लेकिन मैंने आपको समझाया था ना दीदी कि घर में ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। पर आप इतना गुस्से में थी कि आपने बड़ी माँ को सारी बातें बोल दी। पता लगना चाहिए खुशबू। आज इस घर पे जो मुसीबतें टूट रही है, इसकी वजह दादी माँ की आहें है। दादी माँ के दिल से निकली हुई आहें लग रही है इस घर को। हाँ, पर देखिए दीदी, प्लीज अब ये बातें ना अपने तक ही रखिएगा। अगर ये बात घर से बाहर निकल गई ना, तो पता नहीं इस घर में क्या तूफान उठ खड़ा होगा। ये बात इस घर से निकले या ना निकले, लेकिन मैं इस घर से जरूर निकलूंगी खुशबू। देख लेना, मैं एक ना एक दिन दादी माँ को इस घर में वापस लेकर आऊंगी। दीदी, ये तो हम सोच रहे हैं ना कि दादी माँ मरी नहीं, जिंदा हैं। हाँ खुशबू, लेकिन हमारी ये सोच गलत तो नहीं हो सकती। जितना भी मैं इस मामले के बारे में सोचती हूँ, उतना ही मुझे लगता है कि हमारी दादी माँ जहाँ पे भी है, जिंदा है। लेकिन दीदी, मैंने ये खुद सुना था कि बड़े पापा ने दादी माँ की लाश देखी है। तो ऐसे में कितनी संभावना होगी कि दादी माँ जिंदा है? हाँ, पापा ने तो ये मान ही लिया है कि दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं गई।
लेकिन मुझे पूरा विश्वास है खुशबू कि उस दिन जो लाश पापा ने देखी थी वो दादी माँ की नहीं थी, वो किसी और की लाश थी। वो उस भिखारन की लाश थी जो पुलिस वालों को उस दिन घाट पर मिली थी। मेरा विश्वास करो खुशबू, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी दादी माँ मरी नहीं, जिंदा है। और मैं दादी माँ को ढूंढ कर रहूंगी। दीदी, अब आपको हरिद्वार कोई जाने देगा? आपको लगता है ऐसा? देखो, एक बार बात छुप गई, पर जरूरी तो नहीं ना कि हर बार बात छुप जाए। पता है पापा, आज भी अजय अपने भाई साहब को वो सब बातें बता रहा था कि किस तरह आपने अमरनाथ को बेवकूफ बनाया था। दर्द का रिश्ता होता है। देखते खुशबू कि आगे क्या करना है और कैसे करना है। तो दीदी, हम ना एक काम करते हैं, अभी कुछ टाइम के लिए शांत रहते हैं। कुछ दिनों बाद जब घर में मामला सारा ठंडा हो जाएगा तो हम कुछ बहाना बना के हरिद्वार फिर चल देंगे। खुशबू, कहाँ जाने की बात कर रही है और किस बहाने जाना चाहते हो तुम लोग? माँ, हम तो बस यूं ही। बस खुशबू, चलो यहाँ से। तुम दोनों जब भी साथ होती हो ना तो कुछ ना कुछ चलता रहता है तुम्हारे दिमाग में। और एक बात कान खोलकर सुन लो, वैसे ही घर में तुम दोनों की वजह से बहुत बड़ा तूफान खड़ा हुआ है। अब एक भी बात आगे सामने नहीं आनी चाहिए, ठीक है? समझ गई ना? अब चलो। क्या बात है जी? ये चंदन कहाँ रह गया? आप क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ, आ जाएगा चंदन। आप चल के सो जाइए, सुबह जल्दी दुकान जाना है आपको। अरे पर ये गया कहाँ? देखो भावना, मैं कह रहा हूँ कि हमने उसे बहुत छूट दे रखी है और अब मुझे लग रहा है कि इतनी छूट देकर शायद हमने गलती की है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हाँ, वो हमारा बेटा है, हमें गर्व होना चाहिए उस पर। आप ही बताइए, क्या उसने ऐसी कोई गलती की है जिससे हमारे दिल को ठेस पहुंचे? की है? अरे पर कम से कम बता कर तो जाता। कहाँ रह गए थे तुम? पापा, वो अजय के बड़े भाई साहब का जन्मदिन था, उसने बुला लिया, वहीं देर हो गई। अरे भाई, पर बता कर तो जाना चाहिए था। पापा, मैंने सोचा था कि जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन बातों बातों में देर हो गई, इसलिए पता ही नहीं चला। पता है पापा, आज भी अजय अपने भाई साहब को वो सब बातें बता रहा था कि किस तरह आपने अमरनाथ को बेवकूफ बनाया था। देखो केदारनाथ, सांप सीढ़ी के इस खेल में तुम्हारे हिस्से में सांप आया है, सांप। और बड़े भाई साहब के हिस्से में सीढ़ी। वाह भाई साहब वाह, अपने बेटे की किस्मत तो आपने संवार दी। इससे बड़ी शुभकामनाएं और क्या हो सकती है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? भाई साहब, मैं आपसे छोटा जरूर, पर इतना भी छोटा नहीं कि मैं इन बातों को समझ नहीं सकता।